सर अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं वो स्ट्रेच हो जाए और हम्म, फिर उसके बाद वो अपनी वही शेप रीगेन कर ले। फाइन। तो इसका मतलब इसमें दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज हो सकती है जब फोर्स लगाता हूँ, तो जैसे ही फोर्स हटाता हूँ तो वापस अपनी ओरिजिनल डिस्टेंस में आ जाएंगे। यस नो? यस। तो रिजिडिटी का मतलब क्या है कि रिजिडिटी इज इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है ना? पोजीशन यस सर। ऑफ particles remains unchanged with respect to each other। ठीक है ना? कि सपोज कोई बहुत ही सॉलिड एकदम आयरन का पीस था, तुमने यहाँ से फोर्स लगाया, तो मुझे लगा अगर ये लेंथ एल थी तो एल ही रहती है, ये कोई थोड़ी कि छोटा हो गया ऐसा हो जाता है फोर्स लगाने पे। नो सर। ठीक है ना? तो इसका यस मतलब सर। कि उसके पार्टिकल की जो बीच की डिस्टेंस है, ऐसे एटम्स होते होंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती होगी, उसको कहते हैं रिजिड बॉडी। फाइन। अब जैसे कोई यस सर। प्लास्टिक की बॉल है, सपोज तुम फोर्स लगाओगे तो शेप साइज चेंज हो जाएगा उसका, तो फाइन, इसका यस मतलब वो सर। रिजिड नहीं है। तो मेटल रिजिड है, ठीक है ना? वो रिजिड नहीं है, चलेगा? यस सर। फाइन। तो रिजिडिटी का मतलब है कि पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस फोर्स लगाने पे चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं रिजिडिटी। उसके ऑपोजिट आता है भाई इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच बॉडी tend to regain its shape and size after the removal of force। मैंने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया, तो वो फोर्स जब मैं हटाऊं तो बॉडी अपनी शेप साइज रीगेन करती है। जैसे कि आप रबर बैंड ले लीजिए, एक साइड से आपने बांध दिया उसको और इधर से खींच रहे हो तो बड़ा हो जाएगा। जैसे ही फोर्स यस हटाते हो तो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। फाइन। तो इस तरह यस। की जो प्रॉपर्टी है जो ये काम कराती है उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। इस तरह के जो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से काम होता है उनको कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्सेस। वो डिफॉर्म करने का काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग डीफॉर्मिंग फोर्सेस। फोर्सेस। तो डीफॉर्मिंग फोर्सेस के लगाने से बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, उनको हटाने से बॉडी वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाती है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है क्या? यस अब सर। इसमें कुछ कुछ कंडीशंस आती हैं कि इफ बॉडी कंप्लीटली रीगेन इट्स शेप एंड साइज, अगर कंप्लीटली रीगेन कर ले शेप साइज फोर्स हटाने पे, तो इस तरह की बॉडी को क्या कहते हैं भाई? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है? if body doesn't have a tendency to regain shape size, तो कैसी हो जाएगी? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है? एग्जाम्पल बताओ परफेक्टली इन इलास्टिक का। सर वैक्स। हाँ ठीक बात है, गीली मिट्टी, वैक्स। ठीक है ना? तो परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, या फिर प्लास्टिक भी कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक या प्लास्टिक। ठीक है? वो होती है, उसका जो फिजिक्स में एग्जांपल लिया गया वो लिया गया पुट्टी बॉल। पुट्टी मतलब गीली मिट्टी की बॉल। तो गीली मिट्टी की बॉल को अगर मैंने फोर्स लगा दिया तो वो वापस अपनी पुरानी शेप में नहीं आती। ठीक है? एक है परफेक्टली इलास्टिक, उसका एग्जांपल लिया गया फिजिक्स में क्वार्ट्ज फाइबर। ठीक है? क्वार्ट्ज फाइबर। तो क्वार्ट्ज फाइबर पे अगर मैं फोर्स लगाऊं
तो अपनी शेप साइज चेंज करता है, जब फोर्स हटाऊं तो कंप्लीटली रीगेन करता है अपनी शेप साइज को। इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक का एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर, परफेक्टली प्लास्टिक या इनइलास्टिक का एग्जांपल है पुट्टी बॉल। बाकी जो भी चीजें होती होंगी वो इन दोनों के बीच में लाई करती होंगी। जैसे आप वो लिखते हो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा इन बिटवीन 0 to 1 होता है यस सर। कि भाई 1 पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं, 0 पे परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं, और बाकी जितने भी सारी चीजें हैं वो सब 0 1 के बीच में लाई करती हैं। यस सर। तो सिमिलरली ये दोनों हो गई लिमिट्स, ठीक है ना, कि परफेक्टली इनइलास्टिक ये चीज होती है, परफेक्टली इलास्टिक ये वाली चीज होती है, और बाकी जो भी चीजें हैं दे ऑल आर लाइंग इन बिटवीन दीज टू। ठीक है क्या दिव्या? यस सर। हाँ जी। तो हमने अभी तक बात की कि इलास्टिक क्या होता है, मैंने लिखा है सब कुछ, है ना। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द बॉडी टेंड टू रीगेन इट्स शेप साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जो चीज कंप्लीटली रीगेन कर ले शेप साइज को उसे परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं, और जो बिल्कुल भी टेंडेंसी ना हो जिसकी रीगेन करने की उसे परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। ओके ओके सर। चलेगा, आगे आते हैं। अब चैप्टर में कुछ कुछ टर्म्स हैं, सीधे सीधे उन टर्म्स पे आते हैं भाई। स्ट्रेस क्या होती है? अगर कोई भी बॉडी है तो उसके ऊपर मैं अगर एक्सटर्नल फोर्सेस लगाता हूं तो वो क्या करते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस क्या बॉडी को डिस्टॉर्ट करते हैं? वो बॉडी यस का सर। शेप चेंज कर देते हैं, हाँ कि ना? यस सर। यस फाइन। सर। जैसे ही हटाता हूं तो वापस से बॉडी सेम शेप में आ जाती है फिर से, अगर इलास्टिक है तो। यस सर। यस सर। फाइन। तो अंदर से कोई ना कोई फोर्सेस तो होते होंगे ना जो वापस अपनी पुरानी शेप साइज को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ कि यस ना? सर। यस सर। फाइन। तो वो फोर्सेस जो कि बॉडी के शेप साइज को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं उनको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्सेस। जो डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस उनको कहते हैं डिस्टॉर्टिंग फोर्सेस। जो बॉडी का शेप साइज खराब करने की, डिफॉर्मिंग फोर्सेस जो डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वापस से लाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्सेस। ठीक है क्या? ओके सर। तो रीस्टोरिंग फोर्सेस क्या करते हैं? एक मिनट। डिफॉर्मिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्सेस deforms the shape and restoring forces tries to restore the shape and size। ठीक है क्या? ठीक है यस सर। फाइन। तो ये ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। एट इक्विलिब्रियम deforming forces is equal to restoring forces। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम में है बॉडी उस टाइम पे नेट फोर्स 0 होते हैं, तो इसका मतलब यस यस सर। डिफॉर्मिंग सर। फोर्सेस रीस्टोरिंग फोर्सेस के इक्वल होने चाहिए, तब बॉडी होगी इक्विलिब्रियम में। जैसे कि एक रबर बैंड था ऐसा, उसको तुमने खींच रखा है, इधर से खींच दिया इधर से खींच दिया, तो एक टाइम तो वो होता है ना जब ये खिंच के ऐसा हो चुका होता है, क्या कहते हो भाई? यस सर। उस टाइम पे तुमने ये यस और सर। ये जो फोर्स लगा रखा है तो ये कहीं चल थोड़ी रहा है, तो रबर बैंड अंदर की तरफ भी तो फोर्स लगा रहा होगा अपना अंदर ऐसे। तो क्या यस सर। ये वाले जो फोर्सेस हो गए ये हो गए रीस्टोरिंग फोर्सेस, और ये वाले फोर्सेस हो गए डिफॉर्मिंग फोर्सेस। और जब रबर बैंड स्टेशनरी स्टेट में है और ज्यादा उसकी लेंथ बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे क्या बोल सकता हूँ, क्या वो इक्विलिब्रियम में है? यस सर। यस सर। इक्विलिब्रियम में क्या होगा भाई? डिफॉर्मिंग फोर्सेस शुड बी इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्सेस। क्लियर है ऐसा? ओके सर। और आते हैं यस भाई, सर। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होगी? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है। यस सर। द रीस्टोरिंग forces
per unit area set up inside the body is called stress. ठीक है, and is measured by the magnitude of deforming forces acting on unit area of body at equilibrium. ये भाई स्ट्रेस की डेफिनेशन। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं भाई क्या है। देखिए, स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मली लोग कह देते हैं ऐसा फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एग्जाम में ऐसा लिखोगे गलत काटा जा सकता है इसको। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं है। फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर होता है। ठीक है ना, ये क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्सेस हैं जो बॉडी को वापस पुरानी शेप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रेस है, उनकी वजह से स्ट्रेस है। समझे क्या? सो ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, रीस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया सेटअप इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। बस देखिए, डेफिनेशन तो यहां तक खत्म। आगे क्या आ रहा है, आगे ये सब क्यों लिखा गया है? अब बताइए, एक बॉडी है, एक बॉडी के अंदर क्या रीस्टोरिंग फोर्सेस प्रोड्यूस हुए हैं, ये मैं बता सकता हूं क्या? वो तो उसके एटॉमिक लेवल पे हो रहे हैं ना। तो दो एटम के बीच में क्या फोर्सेस लग रहे हैं मैं थोड़ी बता सकता हूं। ठीक है क्या? लेकिन आप स्ट्रेस में ये कह रहे हो, स्ट्रेस में आप डेफिनेशन क्या कह रहे हो? स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब भाई अगर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है तो भाई रीस्टोरिंग फोर्स तो चाहिए ना, कहां से लाओगे? वो ठीक है, यस सर। इसलिए ये आई आगे की लाइन कि रीस्टोरिंग फोर्स को मेजर कैसे करूंगा। रीस्टोरिंग फोर्स इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इक्विलिब्रियम पे क्या है दोस्तों? डिफॉर्मिंग रीस्टोरिंग के बराबर है। यस यस सर। सर। तो रीस्टोरिंग फोर्सेस तो वो फोर्सेस हैं जो एटम्स के बीच में लग रहे हैं बॉडी के शेप साइज को रिस्टोर करने के लिए, वापस पुराने शेप में लाने के लिए। लेकिन हमें हमें थोड़ी पता है कि एटम के बीच में क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमें रीस्टोरिंग फोर्स नहीं पता। इसलिए हम डीफॉर्मिंग फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे इसकी जगह पे। कब? जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। समझे क्या? ओके सर। फाइन। तो फॉर्मूला है रीस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया, लेकिन रीस्टोरिंग की जगह पे हम क्या लिखेंगे? डीफॉर्मिंग फोर्सेस। कब? जब इक्विलिब्रियम हो तब डीफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग फोर्सेस इक्वल होंगे, तो मैं इक्वल लिख सकता हूं। ठीक है मित्रों, इसको दिखा देते हैं, सिग्मा से भी दिखा देते हैं, एस से दिखा देते हैं स्ट्रेस को, वट एवर इट इज अपॉन एरिया। तो ये हो गया भाई फॉर्मूला। ठीक है क्या? याद रहेगा? यूनिट यस सर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की भी यही यूनिट होती है, लेकिन ये प्रेशर से डिफरेंट है। प्रेशर में रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स है। ये क्या हो जाएगी भाई? ml इनवर्स t-2 डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है ना? ओके, स्ट्रेस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर कैसा होता है? स्केलर होता है प्रेशर। स्केलर। ठीक है ना? दिस इज नॉट स्केलर। अ स्केलर क्वांटिटी। फाइन, बिकॉज at same point it can have more than one direction। एक पॉइंट पे इसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन हो सकती हैं, और ऐसी क्वांटिटी कैंसर क्वांटिटी। जिसकी एक पॉइंट पे एक से ज्यादा डायरेक्शन होती हैं कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। तो ये है टेंसर क्वांटिटी। तो स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। ठीक है क्या दोस्तों? ओके सर। तो स्केलर नहीं है, वेक्टर नहीं है, टेंसर है। ओके।
ओके सर। तो स्ट्रेस सिंपल फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये यूज करेंगे, लेकिन कहीं डेफिनेशन लिख रही हो तो भाई थोड़ा इज्जत देनी पड़ती है। एफ को लिखोगे रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। और वो मेजर कैसे किए जाएंगे वो लिखोगे कि मेजर्ड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है मित्रों। अब आते हैं भाई टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसी होती है कि भाई ऐसे कोई रॉड थी, सपोज तुमने इधर से पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, क्या उसकी लेंथ में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएंगे? यस सर। हमें तो पता नहीं लगेगा। उसकी लेंथ सपोज 1 मीटर थी तो 1 मीटर 1 मिलीमीटर हो गई सपोज, ठीक है ना। बट मुझे थोड़ी पता चलेगा इतना सा। तो बट हाँ, थोड़ा बहुत लेंथ में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे है। फोर्स कहाँ लग रहा है? इसके परपेंडिकुलर लग रहा है क्या? ऐसे ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है ना हर एक क्रॉस सेक्शन को, ऐसे बाहर यस की तरफ खींच रहा है ऐसे, हाँ कि ना। यस सर। यस एक सर। वायर ऐसे लटकी हुई थी, यहाँ पे बांध दिया तुमने और नीचे एक एम वेट लटका दिया, इस पे mg लग रहा है नीचे। क्या ये इसके हर एक पोर्शन को ऐसे खींच के बड़ा करने की कोशिश कर रहा है? यस सर। क्या ये वाला जो फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स, ये एरिया के परपेंडिकुलर है? यस और नो? यस सर। फाइन। तो ये टाइप की स्ट्रेस जो डेवलप होती है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कब होती है भाई? व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया, तो होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। एक होती है shearing स्ट्रेस। शेयरिंग कैसे होती है? व्हेन फोर्स इज पैरेलल कहूँ या अलोंग कहूँ, अलोंग द एरिया। जैसे कि ऐसा एक डिब्बा था सपोज, ऐसा एक डिब्बा था और यहाँ पे था फिक्स, यहाँ पे डिब्बा फिक्स था, तुम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो ऐसे, तो भाई एरिया कहाँ है? यही तो है एरिया। तो तुम फोर्स यस लगा रहे हो सर। उसके ऊपर, तो क्या इसकी शक्ल बदल के थोड़ी सी ऐसी नहीं हो जाएगी? जब फोर्स लगेगा इसके ऊपर, नीचे से फिक्स कर रखा है तुमने और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ऐसा ऐसी हो जाएगी इस डिब्बे की शक्ल थोड़ी? यस सर। तिरछा हो जाएगा। तो ये वाला जो सरफेस था इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा, और क्या इसके एरिया के अलोंग लगा है फोर्स? यस सर। तो इस तरह के स्ट्रेस को कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस, जो पैरेलल टू द एरिया फोर्स लगने से जनरेट होती है, दैट इज शियरिंग स्ट्रेस। परपेंडिकुलर अगर यहां से फोर्स लगे ऐसे, तो जो स्ट्रेस जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसका दूसरा नाम भी है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा भी कहते हैं, चलेगा भाई। ओके सर। तो स्ट्रेस दो तरह की हो गई, एक तो हो गई नॉर्मल स्ट्रेस, उसमें क्या लूंगा भाई? फोर्स कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए क्या एरिया के? यस सर। और एक हो गई टेंजेंशियल शेयरिंग या टेंजेंशियल, ऐसे को टेंजेंशियल भी लिख देता हूँ लो, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है ना। तो टेंजेंशियल के लिए फोर्स भी कैसा होना चाहिए? टेंजेंशियल होना चाहिए क्या एरिया के? हाँ तो भाई ये वाला हो गया, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, सॉरी नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेस इज टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। बताइए दोस्तों, बोलो भाई लोग। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक ऐसा एरिया है, इस तरह का एक एरिया है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे लग रहा है फोर्स, ऐसे एफ, ठीक है ना। ये एरिया जो है इस लाइन के अलोंग है, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल थीटा है, कि थीटा एंगल पे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल से ये वाला एरिया। फाइन। इस एरिया की वैल्यू है सपोज एस इज द एरिया। अब बताओ इस पे कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी, लॉन्गिट्यूडनल या शेयरिंग? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडिनल। क्या फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है? सर परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो किसी एंगल परपेंडिकुलर पे है। होती तब होती ना। तो क्या करूं, क्या इसके दो कंपोनेंट ना कर दूं? दिस इज नॉर्मल यस सर। एंड दिस इज टेंजेंशियल, क्या कहते हो भाई? तो दोनों टाइप की लग गई, तो दोनों टाइप हो सकती लॉन्जिट्यूडनल है। और शेयरिंग। तो एक ही टाइम
एक ही जगह पे दो तरह की स्ट्रेस है, तभी तो टेंसर कह रहा हूँ। ओके तो सर। सिग्मा एन कौन सी हो गई भाई? एफ एन अपॉन एस हो जाएगा क्या एरिया, और सिग्मा टी इज इक्वल टू एफ टी अपॉन एस एरिया हो जाएगा क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सरफेस। सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड करती है भाई। ठीक है क्या? फिर क्या करेंगे सर? कंपोनेंट लेंगे, ये वाला एंगल हो गया थीटा, तो आई कंपोनेंट थिंक ले ये वाला लिए। एंगल हो जाएगा थीटा। यस सर। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? एफ साइन थीटा। यस सर। ये हो गया एफ कॉस थीटा। ठीक है, डाल दूंगा यहाँ पे दोनों में। ठीक है, ओके सर। so this is how we can calculate longitudinal stress, shearing stress। दो तरह की स्ट्रेस है भाई, लॉन्गिट्यूडनल, शेयरिंग। और भी किसी तरह की होती है क्या? चलिएगा, एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक एम मास लटका दिया, ये एक वायर है जिससे लटका हुआ है, रेडियस ऑफ दिस वायर इज स्मॉल आर एंड लेंथ इज एल। ठीक है, इसका मास एम है। फाइंड स्ट्रेस इन वायर। बताइए भाई क्या करोगे? सर स्ट्रिंग में टेंशन बाय। होगी। हाँ, टेंशन कितनी होगी? माइनस एम जी। सर एम एम जी। यस माइनस सर। एम जी यस क्या सर होता एम जी। है ना भाई? टी ऊपर की यस तरफ लग सर। रही है, यहाँ पे टेंशन एम जी नीचे लग रहा होगा, इक्विलिब्रियम में लटक रहा है, तो टी इज इक्वल टू एम जी हो गया क्या? यस सर। एम जी फाइन। बाय 2 पाई आर एल। सरफेस एरिया निकालने को किसने बोला? क्रॉस सेक्शन निकालूंगा ना। सर। तो स्ट्रेस कितनी हो गई भाई? स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। अब बताओ, इसका जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन, क्या वो ऐसे होगा? यस सर। बहुत छोटा होगा, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा ऐसा दिखा रहा हूँ बड़ा सा करके। तो क्या टेंशन एरिया के परपेंडिकुलर लग रही है? यस सर। हर पॉइंट पे जहां भी टेंशन लगेगी क्या यस परपेंडिकुलर सर। टू एरिया लगेगी? हाँ कि ना? यस सर। फाइन। तो यस टेंशन सर। अपॉन एरिया, बताइए कौन सी स्ट्रेस है ये? लॉन्गिट्यूडनल। अपॉन एरिया की जगह लॉन्जिट्यूडनल। मैं पाई आर स्क्वायर कर दूं क्या? यस सर। तो लेंथ का तो मुझे कुछ नहीं करना, सही है? हाँ बोलो। ओके सर। तो कैसी होगी भाई? यस लॉन्गिट्यूडनल सर। स्ट्रेस, या फिर दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रेस। एक और नाम है टेंसाइल स्ट्रेस, ये भी यूज होता है। तीनों नाम यूज होते हैं, इसलिए तीनों याद रखने जरूरी हैं। लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल या टेंसाइल। टेंसाइल क्यों है? कि ये इसे टेंशन देके खींचने की कोशिश कर रही है, मतलब इसे बाहर की तरफ इसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसलिए टेंसाइल। नॉर्मल क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स। लॉन्गिट्यूडनल कभी ये मतलब है एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स, तो इसलिए ऐसा क्या रखा है। ठीक है, आसान काम है, समझ गया क्या? यस सर। चलिए एक छोटा क्वेश्चन और करेंगे, देन वी मूव ऑन। ऐसा है भाई, इस तरह का है एक क्यूब, मान लेते हैं चलिए। ऐसा है एक क्यूब, और मैंने उसका नीचे वाला जो सरफेस है ये कर रखा है फिक्स। ये वाला सरफेस कर दिया मैंने फिक्स। क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर, ऐसा। यहाँ से एक फोर्स लग रहा है ऐसे, जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है सरफेस पे। ठीक है, फाइंड स्ट्रेस। बताइए भाई कौन कौन सी हैं और क्या क्या वैल्यू हैं? बताओ, लॉन्गिट्यूडनल बता दो चलो पहले। सर वो तो लगेगी 100 साइन 60। 100 साइन 60 अपॉन एरिया, 2 into 2 कर दूं? यस सर।
टेंजेंशियल या Yes, sir. शेयरिंग कितनी होगी अपॉन ए, कितना हो गया 100 cos cos 60 60 1 2 into 2। बोलिए ऐसा हो सर जाएगा मतलब जिस सरफेस पे लग रहा है फोर्स वही वाली लेनी है उसका area में। एरिया, जिस सरफेस ठीक है पे लग सर। रहा है उसका एरिया। ठीक है, Okay, sir. ठीक है भाई। Yes, sir. चलिए ये हो गई कहानी स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस क्या होती है, उसकी रेड कलर में डेफिनेशन लिख दी मैंने। जब भी स्ट्रेस के बारे में पूछा हो तो इतनी कहानी लिखनी पड़ेगी। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये स्केलर नहीं है, वेक्टर नहीं है, ये टेंसर क्वांटिटी है, डायमेंशन फार्मूला, ऐसा इतना काम करना पड़ेगा। चलें आगे। ये दो तरह की स्ट्रेस है। यस सर। ये कुछ क्वेश्चन से हमने थोड़ा सा क्लियर कर लिया कि कैसे एक्ट करती है। चलें दोस्तों। Yes, sir. स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होती है भाई? ड्यू टू स्ट्रेस, ठीक है, देयर इज चेंज इन डायमेंशन। फाइन। जैसे कि एक ऐसे रॉड थी, सपोज आपने ऐसे ऐसे फोर्स लगा दिया तो क्या इसकी लेंथ चेंज हो सकती है? या सुनो, अगर ऐसे एक क्यूब था और उस पर आपने यहाँ पे ऐसे शेयरिंग ऐसे फोर्स लगा दिया तो क्या इसके एरिया में चेंजेस आ सकते हैं? ठीक है, एक ऐसे Yes, करके sir. कोई बलून था, बलून पे आपने चारों तरफ से ऐसे 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 फोर्स लगा दिया तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है? फाइन। यस सर। तो तीन तरह की चेंज इन डायमेंशन हो सकती है। 1D में हो सकती है, 2D में हो सकती है और 3D में हो सकती है। समझे क्या? Okay, sir. 1D में हो सकती है, 2D में हो सकती है, 3D में हो सकती है। तो तीन तरह की चेंज इन डायमेंशन हो सकती है। तो तीन तरह की स्ट्रेन पॉसिबल है। तीन तरह की स्ट्रेन पॉसिबल है। कौन कौन सी? यहां पे जो स्ट्रेन है इसमें, दैट इज कॉल्ड लीनियर, लीनियर वर्ड ठीक नहीं है ज्यादा, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है इसमें। ठीक है, यहां पे होती है शीयरिंग स्ट्रेन और यहां पे होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीन तरह की स्ट्रेन होती है। ठीक है जी। लॉन्गिट्यूडनल, शेयरिंग, वॉल्यूम। ठीक है, तो स्ट्रेस कितनी तरह की है? लॉन्गिट्यूडनल एंड शेयरिंग, उनके करस्पॉन्डिंग दो तरह की स्ट्रेन हो गई, लॉन्गिट्यूडनल एंड शेयरिंग। एक तरह की और स्ट्रेस होती है वॉल्यूम की स्ट्रेस, उसी उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जब हम पढ़ेंगे तब करेंगे आगे काम इस पे, बट तब तक के लिए जस्ट देख लेते हैं कि तीनों स्ट्रेन क्या होती हैं। स्ट्रेन जब भी कभी आपको डिफाइन करनी है तो आप बोलोगे कि स्ट्रेन क्या होती है? चेंज अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। मान लीजिए कि इसकी जो इनिशियल लेंथ थी वो L थी और जब आपने खींच दिया तो इसकी लेंथ चेंज होकर L डैश हो गई। तो बताइए चेंज कितना लिखोगे? L dash L minus L। dash minus L. ओरिजिनल कितनी थी? L। L. ये हो गया भाई स्ट्रेन। ठीक है क्या? कौन सी वाली है? लॉन्गिट्यूडनल। तो भाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या इसी को हम डेल्टा एल भी लिख लेते हैं यस सर। ऐसा? Yes, तो sir. चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसको कहते हैं भाई स्ट्रेन। चलो यूनिट बता दो कितनी होती है? यूनिट इज Sir, no unit. यूनिट क्या है भाई? नो यूनिट, Sir, unit डायमेंशन लेस नहीं क्वांटिटी है. है। क्या कहते हो भाई? डायमेंशन लेस है, क्यों? क्योंकि रेशो है ये, है ना भाई? ये है रेशो। तो भाई जो भी यहाँ पे डायमेंशन थी, जो भी यहाँ पे डायमेंशन थी, मीटर थी, मीटर थी, कट गया सपोज, तो इसलिए बची डायमेंशन लेस यूनिट लेस क्वांटिटी।
इज स्ट्रेन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। आगे आते हैं भाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसी होती है भाई? लॉन्गिट्यूडनल किस में होती है? चेंज इन लेंथ में, 1D में, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कैसे होती है कि भाई एक सपोज ऐसी रॉड थी अपने पास, आपने उसको खींचा, उसकी लेंथ हो गई चेंज इस तरह से। मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, जैसे फोर्स लगाया, यहाँ पे L थी, ये वाली हो गई L प्लस डेल्टा L। तो इसमें जो आया है चेंज इन डायमेंशन, दैट अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है क्या दिव्या? ओके सर। शियरिंग स्ट्रेन क्या कर रही है भाई? शियरिंग स्ट्रेन, सर सुन रही हूँ। देखो भाई शियरिंग स्ट्रेन कैसी होती है। आसान सी चीजें इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। यहाँ से फोर्स लगाऊंगा ऐसे, तो क्या इस एरिया को थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दूंगा मैं, ऐसे हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। इस तरह का हो जाएगा, सही है। सो ये जो भी कुछ पहले एरिया था, क्या अब ये ब्लैक वाला एरिया उससे थोड़ा चेंज हो जाएगा? यस सर। फाइन। सो ये वाली जो डायमेंशन है, ये मान लीजिए हो गई है x, ये वाली थी कुछ h, तो ये वाला एंगल हो गया थीटा। ओके ओके सर। फाइन। तो ये वाली जो स्ट्रेन लिखते हैं, ये लिखते हैं tan थीटा। इस स्ट्रेन को कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन। जो शियरिंग स्ट्रेस की वजह से क्रिएट हुई है वो है शियरिंग स्ट्रेन, उसको लिखते हैं tan थीटा। और अगर बहुत स्मॉल है तो इसी को थीटा लिख देता हूँ, x अपॉन h, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है क्या? ओके सर। शियरिंग ओके स्ट्रेन सर। इज इक्वल टू tan थीटा, और इस ट्राइंगल में आप tan थीटा क्या लिखोगे? x अपॉन h, एक्स अपॉन इट। ऐसा करके लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, जैसे शियरिंग स्ट्रेन। फिर आते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है जी। क्या होता है डेल्टा V अपॉन V। मान लीजिए ऐसा कोई एक बलून था, सपोज आपके पास गैस भरी हुई थी, उसमें आपने सब डायरेक्शन से उसको दबाना शुरू कर दिया ऐसे, तो क्या उसका शेप थोड़ा चेंज होकर ऐसा हो सकता है? यस सर। तो पहले अगर वॉल्यूम V था, तो क्या अब इसका वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V हो जाएगा क्या कुछ? यस सर। तो क्या हुआ यस। स्ट्रेन? डेल्टा V अपॉन V, चेंज अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, तो ये किस में है ओके भाई? सर। ये 1D के लिए है, ये 2D के लिए है, और ये 3D के लिए है। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का गेम। ठीक है दोस्तों, एक चीज होती है पॉइसन्स रेशो। पॉइसन्स रेशो क्या होता है भाई? देखिए, मान लीजिए कोई ऐसे रॉड थी एक, और तुमने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई, तो भाई लेंथ बढ़ेगी तो क्या इसकी जो रेडियस है वो थोड़ी कम नहीं हो जाएगी? भाई वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना इसका। हम्म। तो अगर तुम इसकी लेंथ बढ़ाओगे तो क्या इसकी डायमीटर थोड़ी कम नहीं हो जाएगी? बोलो दोस्तों। यस मान सर। लीजिए यहाँ पे जो लेंथ थी वो L थी, यहाँ पे लेंथ हो गई है L प्लस डेल्टा L। यहाँ पे जो डायमीटर थी वो थी D, और यहाँ पे डायमीटर चेंज होके हो गई है D प्लस डेल्टा D। ठीक है, मैं प्लस लिख रहा हूँ बट एक्चुअली माइनस होनी चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे जो लेंथ है उसके अलोंग भी चेंज आया है, और जो विड्थ है उसके अलोंग भी चेंज आया है। ठीक है, ओके सर।
तो पॉइसन्स रेशो क्या होता है, इज रेशो ऑफ ट्रांसवर्स टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ट्रांसवर्स टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशो होता है उसको पॉइसन्स रेशो कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसवर्स को बाद में देखेंगे, पहले बताओ लॉन्गिट्यूडिनल कौन सा है, डी या एल? सर लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स कौन है? अगर इसमें फोर्स एल की डायरेक्शन में लग रही है ना, हॉरिजॉन्टली। ऐसे तो खींचा होगा। हाँ तो सर ये तो सेकंड वाला है, तो भाई ये कौन शेयरिंग। सा हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गई, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। यस यस सर। सर। तो लॉन्गिट्यूडिनल वाली कौन सी होती है, जो लेंथ का चेंज हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि लेंथ के अलोंग जो है, लेंथ के अलोंग जो चेंज है वो है लॉन्गिट्यूडिनल। एरिया के परपेंडिकुलर होगा, लेंथ के अगर अलोंग होगा तो क्या एरिया के परपेंडिकुलर होगा? यस सर। भाई यही तो बात हुई थी कि एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए तो लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा। एरिया के यस परपेंडिकुलर है सर। तो लेंथ के तो अलोंग हो गया ना। अरे हाँ बोलो। यस सर। फाइन। यस सर। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितनी है भाई, डेल्टा एल अपॉन एल है क्या? यस सर। फाइन। यस सर। ट्रांसवर्स कौन सी होती है, लेंथ के परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर। तुमने सुना होगा ट्रांसवर्स वेव कैसे चलती है, ऐसे चलती है, हाँ कि नहीं? यस यस सर। सर। फाइन। तो कैसे चलती है, ऊपर नीचे ऐसे। वेव किधर चल रही है, इधर। पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पार्टिकल ऐसे चल रहा है। तो वेव के ट्रांसफर चल रहा है, पार्टिकल परपेंडिकुलर चल रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो लेंथ के परपेंडिकुलर जो होती है वो होती है ट्रांसवर्स। बताइए कौन सी हो गई, डेल्टा डी अपॉन डी हो गई क्या? यस ओके सर। सर। फाइन। तो पॉइसन्स रेशियो को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या होता है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है दोस्त, यस सर। ओके सर। डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। और अब देखिए, क्या ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी क्या? अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी क्या? यस सर। फाइन। यस और अगर सर। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी क्या? यस सर। भाई अगर तुम इसे सर लेकिन ऐसे क्यों? दबाने की कोशिश करोगे तो लेंथ कम होगी और डायमीटर बढ़ेगी। बोलो भाई, यस ओके सर। सर। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? यस सर। तो क्या सर थोड़ा ओवरऑल ये समझ पूरा में का आया पूरा कॉन्सेप्ट। नेगेटिव आएगा? ओके सर। ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए बिकॉज दिस इज जस्ट ओनली ए कोफिशिएंट। ये नेगेटिव नहीं लाना, क्या करूं, एक माइनस लगा दूं? ठीक है क्या? ओके सर। या वैसे भी देख सकते हो कि भाई अगर एक डायमेंशन कम होगी तो दूसरी डायमेंशन बढ़ेगी ना। यस सर। तो एक नेगेटिव होनी चाहिए, एक पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ओवरऑल सिग्मा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। बोलो भाई। यस यस सर। सर। ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी, फ्रैक्शनल चेंज इन ट्रांसवर्स लेंथ is proportional to fractional change in longitudinal length। ठीक है भाई, फ्रैक्शनल चेंज इन ट्रांसवर्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल चेंज इन, किसका माइक खुल रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ और फ्रैक्शनल, ठीक है ना। तो यही तो मतलब हो गया भाई। भाई डेल्टा डी अपॉन डी का क्या मतलब हो गया, ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया कि नहीं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल
चेंज इन लेंथ, ठीक है ना। और इन दोनों को जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएगा, इसको हटा के प्रोपोर्शनलिटी को, वो है सिग्मा। बोलो भाई, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ इसी चीज को। ओ हाँ बोलो। यस सर। फाइन। एक कम यस हो रही सर। है, एक बढ़ रही है, इसलिए एक नेगेटिव लगाते हैं कि भाई एक इंक्रीज हो रही है तो एक डिक्रीज हो रही है, ये दिखाने के लिए नेगेटिव लगाते हैं। चलेगा दोस्तों? ओके यस सर। सर। फाइन। तो भाई ये हो गया दो स्ट्रेस और 3 स्ट्रेन। ओके, आगे चलते हैं। एक आता है भाई इसमें हुक्स लॉ। आसान सा है बेचारा, मासूम सा। क्या होता है, क्या होता है बताओ, किसने पढ़ा बताओ। Sir, stress is proportional to strain. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा है भाई। और कोई कंडीशन इसमें? सर प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लगाते हैं। ऐसा होता है भाई फॉर मेटल्स, पहले ये लिखना है, फिर लिखना है विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या होती है प्रोपोर्शनैलिटी? पता नहीं, स्पेलिंग गलत है क्या? प्रोपोर्शनैलिटी सही ही लग रही है। विद इन द लिमिट ऑफ सही है प्रोपोर्शनैलिटी, सर। stress applied is directly proportional to strain produced। ठीक है, जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, तो होएगा स्ट्रेस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस। लेकिन किसके लिए? सिर्फ मेटल्स के लिए है लॉ। कब तक है? विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है क्या? तो क्या होगा भाई, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है यस सर। दिव्या ओके शर्मा, सर। यस सर। कितना फेक है ये लॉ। देखो, पहले तो यहां लिख दिया विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। और यहां कह रहा है कि ये इसके प्रोपोर्शनल होती है। कि विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा कह रहा भाई ये। सर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब? जब ये दोनों प्रोपोर्शनल हो उसे कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, नॉर्मली भी? सर स्ट्रेस नॉर्मली भी मतलब इसका यही मतलब है, स्ट्रेस और स्ट्रेन जब वो नॉर्मली मतलब मतलब इस डेफिनेशन के अलावा और अगर कहीं ये वर्ड है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब कि जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं तब तक के लिए ही ये लॉ एप्लीकेबल है। अच्छा सर। और नीचे लिख रखा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। तो एक ही चीज दो बार लिख दी। भाई पता नहीं क्या कहना चाह रहा। ठीक है चलो भाई पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो गया वो। जो ई होता है इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। कई बार ऐसा भी कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, ऐसा भी कहते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये है भाई हुक्स लॉ। ओके, अब देखिए 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन कितने टाइप की है? 3 टाइप की। और स्ट्रेस कितने टाइप की है? 3 टाइप की। 2 तरह की हमने पढ़ ली है, लॉन्गिट्यूडनल एंड शियरिंग, और एक और आएगी अभी, कर लेंगे उसको भी। तो स्ट्रेस 3 टाइप की है, स्ट्रेन 3 टाइप की है, तो उस पे बेस करके 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पॉसिबल हैं। पहला वाला क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं भाई?
याद है? यंग्स Longitude मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सा मॉडुलस? longitude में यंग्स। यंग्स, YONG होता है क्या ये? या YOUNG होता है? यस सर, YOUNG। यस। यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस किससे दिखाते हैं भाई? इसको दिखाते हैं Y से, ठीक है ना। तो ये किससे पैदा होता है? Y के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए स्ट्रेस और एक मुझे चाहिए स्ट्रेन। अब बताइए ये किसके लिए होता है? ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए। अब बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किस पे काम करती है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो 1D पे काम करती है कि एक वायर ली, उसको खींच दिया इधर से ऐसे फोर्स लगा के, ठीक है क्या? हाँ कि ना? यस सर। फाइन। तो इसकी लेंथ में कुछ चेंज आएंगे, L से L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। सपोज का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था वो A था, तो क्या लिखोगे भाई? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बताओ कितने लिखोगे? फोर्स अपॉन एरिया लिखोगे क्या? yes यस sir सर। अपॉन स्ट्रेन कितनी लिखोगे? डेल्टा L अपॉन L लिखोगे क्या? yes यस sir सर। तो क्या हो गया? F इंटू एल अपॉन A इंटू डेल्टा L इज यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है क्या? okay sir यस। तो भाई ये हो गया यंग्स मॉड्यूलस की डेफिनेशन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस। फाइन। okay sir एक बात बताओ, जब इसमें लेंथ चेंज होगी तो एरिया चेंज नहीं होगा क्या? yes sir क्यों नहीं लिया यहाँ पे? विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ, length ठीक है क्या? तो हमने उसको कर रखा है नेग्लेक्ट, एरिया के चेंज को, कि उसे एरिया में सेम मान रखा है एरिया में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेंथ में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए उसको कर दिया नेग्लेक्ट। तब आया ये फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा L अपॉन L, ऐसा, ठीक है क्या? okay sir यस फाइन। सर। तो पहले तरह का हो गया यंग्स मॉडुलस। दूसरे तरह का क्या होता है भाई? दूसरा कौन होता है भाई? बल्क मॉड्यूलस। बल्क होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना? सर ये तो या ज्यादा थ्योरी का चैप्टर लग रहा है हाँ थ्योरी है पूरा, तभी तो मैं लिख रहा हूँ यार इतने प्यार से। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किससे दिखाते हैं भाई? इसको दिखाते हैं ईटा, इसको कहते हैं ईटा, इससे दिखाते हैं। इसमें भी क्या करना पड़ेगा? करना तो वही पड़ेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। लेकिन कौन सी वाली? शेयरिंग। और ये भी कौन सी? शेयरिंग, ठीक है ना। शेयरिंग स्ट्रेस कैसी होती है भाई? ऐसी होती है क्या? yes यस sir सर। और ये थीटा होता है क्या? हाँ कि ना? yes sir एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एफ एन लिख दूं नॉर्मल के लिए। हम्म। तो भाई नीटा कितना हो गया? एफ टी अपॉन ए थीटा, ठीक है। थीटा को हाँ अगर आप चाहते हो कि कहीं पे एक्स अपॉन एच ये वाले फॉर्मेट में काम कर रखा है तो ये वाला यूज कर लेंगे भाई। एफ टी यानी कि एफ टी का मतलब ऐसा नहीं टी यहाँ लिख दो ऐसा, ठीक है भाई। एफ टी टी है सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है भाई? टेंजेंशियल फोर्स है, एरिया के टेंजेंशियल है ये वाला फोर्स, तब लिखा है हमने, है ना। और अपॉन इनटू थीटा, ऐसा हो गया भाई, ठीक है। तीसरा आ जाइए भाई, तीसरा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस को शो करते हैं कैपिटल बी से, ठीक है। इसका क्या है? B इज इक्वल टू, वो भी कैसी रहेगी भाई? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो भाई स्ट्रेन कौन सी है? वॉल्यूम स्ट्रेन है क्या? वॉल्यूमेट्रिक। और स्ट्रेस कौन सी है? स्ट्रेस कौन सी है भाई? वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है क्या? ओके वॉल्यूम सर। स्ट्रेस कैसी होती है?
ऐसा गोला था सपोज एक, तुमने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगाया, यहाँ से फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया सब तरफ से, तो क्या इसका साइज थोड़ा बदल सकता है? ऐसी तो होती थी। यस सर। यस सर। तो भाई ट्रेन की जगह पे क्या लिखोगे? डेल्टा वी अपॉन वी लिखोगे क्या? बोलो। यस सर। फाइन। और वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब क्या है भाई? फोर्स अपॉन एरिया होता है क्या? यस सर। तो ये यस सर। फोर्स, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया बाहर का, इसके परपेंडिकुलर लगा हुआ है क्या? यस सर। लेकिन ये खास तरह का फोर्स है, ये बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ पे एरिया यस था तो सर। ऐसा हो गया, यहाँ था तो ऐसा हो गया, यहाँ था तो ऐसा हो गया, इधर था तो ऐसा हो गया। बताओ, ऐसे चेंज कर रहा है क्या डायरेक्शन बार बार? यस सर। यस सर। प्रेशर में ऐसा ही होता है क्या? प्रेशर एरिया के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। यस सर। तो जो फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया अपने आप को बैंड करता जा रहा है, वैसे वैसे फोर्स भी अपने आप को बैंड करता जा रहा है। ये सुनो, ओके सर। क्या हम इसी से प्रेशर निकालते हैं? P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया, हाँ कि ना? यस सर। तो यस एफ सर। अपॉन एरिया ही तो होती है स्ट्रेस। यस यस सर। सर। तो एक्चुअली इस केस में जो स्ट्रेस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वो प्रेशर ही है। ओके ठीक है सर। क्या? इस केस में जो स्ट्रेस है वो प्रेशर ही है। प्रेशर है। प्रेशर की उसकी डायमेंशन सेम तो होती है। तो यस इस केस सर। में जो ठीक है प्रेशर सर। है वो चेंज इन डायमेंशन कर रही है, तो जो स्ट्रेस है वो प्रेशर ही स्ट्रेस है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। अब देखिए क्या इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है प्रेशर लगाने पे, तो प्रेशर पॉजिटिव है, वॉल्यूम नेगेटिव हो रहा है। माइनस कर दूंगा एक, वॉल्यूम नेगेटिव हो रहा है तो ओके सर। ऐसा कर दिया भाई। ठीक है ना? ये वाली चीज को डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, बिल्कुल आसान फॉर्मूले हैं बेचारे, किसी को कुछ भी नहीं कह रहे, हाँ कि ना? यस सर। ऐसे ऐसे हैं कि पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। कंप्रेसिबिलिटी एक आइटम होता है भाई। कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के इनवर्स को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, बोलो कितना हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी, ऐसा हो जाएगा क्या? यस सर। डेल्टा पी इंटू वी भाई। डेल्टा वी। बस जो बल्क मॉडुलस था उसका उल्टा कर दो, कंप्रेसिबिलिटी, तो ये हो गया भाई। ठीक है, ओके सर। फाइन। कहीं पे अगर ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंशिएशन एंड ऑल वगैरह, तो हम क्या कर देंगे भाई, इस वाली चीज को dl अपॉन एल ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कहीं पे भी डिफरेंशिएशन करना पड़ जाता है ना, तो हम इसको बहुत स्मॉल चेंज के लिए dl अपॉन एल लिख सकते हैं, इसको dv अपॉन v लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तो जहां पे मैंने डेल्टा लिखे हैं, दे ऑल कैन बी रिप्लेस्ड बाय डिफरेंशिएटिव डी, तो डी के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ यही सारे काम में। ठीक है क्या? तो कहीं कहीं पे इस वाले फॉर्मूले का काफी यूज होता है, dp अपॉन dv इंटू वी। देखना भाई, इसको ऐसा लिख लूं डिफरेंशियल फॉर्म में। यस सर। तो अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तुमको, जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना? मान लीजिए एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल कैसा होता है भाई? जिसमें टेम्परेचर सर। कांस्टेंट रहता है। तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया क्या? यस सर। यस अब सर। जरा इसको मैं v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। तो देखो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब अगर प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। यस सर। तो भाई यस दोनों सर। वेरिएबल हो गए। यस सर। तो ये एक फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। कैसे करूं डिफरेंशिएशन? पहले p का करूं, v को जिंदा रखूं, फिर p को जिंदा रखूं और इसका करूं, वी का करूं। dv, v का तो यस बंद हो सर। जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो dp अपॉन dv कितना हो जाएगा? माइनस p अपॉन v हो जाएगा क्या? यस सर। ये देखना जरा,
अगर मैं यहाँ पे dp अपॉन dv रख दूं तो कितना बचेगा? p बचेगा क्या? यस सर। तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर है? यस सर। कब कब? जब वो आइसोथर्मल वॉल्यूम है। कांस्टेंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट। जब किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, उस टाइम पे उसका बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, इस वाली चीज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मैंने बस डिफरेंशिएशन का यूज करके दिखाया कि डिफरेंशिएशन कैसे यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो जहां पे भी डेल्टा लिख रहा है वहां पे डी भी कर सकता हूं, चलेगा, डिफरेंशिएशन अंदर घुस जाएगा तुरंत। ठीक है, ओके ओके सर। सर। फाइन। तो भाई बल्क मॉडुलस is minus delta P upon delta V upon V, that is dP upon dV into V। और कोई गैस थी, आइडियल गैस, जो आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो कर रही थी, उसके लिए मैंने निकाल के देखा तो बल्क मॉडुलस P के बराबर ही होता है। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। चलिए, ये सारे तो हैं फॉर्मूले चैप्टर में, इसके अलावा कोई खास फॉर्मूला और है नहीं, और सारे क्वेश्चन इससे ही हो जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा आर्टिकल बचा है जिसमें मुझे काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए तब तक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मुझे दे रखा है ए लोड ऑफ 4 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग बाय ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस 2 mm एंड लेंथ 2 मीटर। ठीक है, it is found that wire is increased by 0.031 mm वायर, नहीं एक मिनट, that length of wire है ना, that length length of wire increase by 0.031 mm at equilibrium. Find Young's modulus of मटेरियल ऑफ वायर। ठीक है, और जी की वैल्यू मुझे दे रखी है 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसी दे रखी है भाई। तो मुझे पूछा है यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। अब बताइए, जब वायर से लटका होता है तब तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज होता है, जब वायर खिंचती है तो। यस सर। सिचुएशन कैसी है भाई, ऐसा है, ऐसा है, मासम ये लटका हुआ ऐसा, कितने किलोग्राम का भाई तू? 4 किलोग्राम का हूँ सर मैं। इसका लेंथ एल है, इसका एरिया निकाल लूंगा, रेडियस दे रखी है क्या? 2 mm रेडियस दे यस रखी सर, 2 मीटर। है, 2 mm है भाई रेडियस, 2 mm रेडियस दे रखी है, लेंथ 2 मीटर दे रखी है, मास 4 किलोग्राम है जो नीचे लटक रहा है, और कितना लेंथ में चेंज हुआ ये भी दे रखा है, 0.031 mm इतना चेंज हुआ लेंथ में। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है, ट्राई करोगे? सर वैल्यू भरनी है फॉर्मूले में। कर दे तो भाई, एक बार में सही आंसर ला के दिखा दे चल।
2 into 10 to the power 11. सर मेरा 1 into 10 raised to the power 5 आ रहा है। देख ले, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी, फिर भी आंसर नहीं आ रहा। बता भाई, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होगा क्या? Yes, sir. देखना, फोर्स होगा mg, जो नीचे की तरफ लग रहा है वही तो खींच रहा है नीचे, और अपॉन एरिया पाई आर Yes, स्क्वायर। sir. m कितना हो गया? 4 इंटू जी की वैल्यू कितनी 4 रखनी है? into 3.1 3.1 पाई pi. अपॉन पाई इंटू आर की जगह क्या रखूं? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर कर दूं क्या? 2 mm दे रखी है मुझे रेडियस, है ना? यस सर। क्या ये इससे सर कैंसिल लेकिन हो जाएगा? चेंज भी mm में ही है। हाँ ठीक है, क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा? यस सर। तो क्या ये बचेगा 3.1 इंटू 10 टू द पावर 6, पाई से पाई कट गया, ये इससे कट गया, तो 3.1 इंटू 10 टू द पावर 6 बचा क्या? यस सर। स्ट्रेन निकाल अभी, स्ट्रेन कितनी हो गई? डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगी क्या? यस सर। 0.031, ठीक है ना? mm में दे रखा है, मीटर में कर लूं क्योंकि नीचे जो 2 लिखा हुआ मीटर में लिखा होगा, यस सर। ठीक है? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3.1 इंटू 10 टू द पावर कितना? -5 हो जाएगा क्या? Yes, sir. यहाँ तक सही है क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा y निकालने के लिए? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करना पड़ेगा क्या? Yes, sir. और नीचे 2 भी तो था, यस सर। अपॉन कितना हो गया? 3.1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -5 हो गया क्या? 3.1 से 3.1 काटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा क्या? यस सर। ले भाई, 2 इंटू 10 टू द पावर 11, यूनिट बता दे चल। Newton per meter square. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे हुआ भाई? इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी तो ये तो यूनिट लेस होती है बेचारी, तो क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हो गई भाई, ठीक है? ये वाली वैल्यू रखनी है याद। ये किसके लिए है? स्टील के लिए। ये वैल्यू याद रखनी है, स्टील वायर की होती है ये वाली वैल्यू, 2 इंटू 10 टू द पावर 11। बाकी एल्यूमिनियम, ब्रास व्रास सबकी कुछ ना कुछ होती है, लेकिन अपने को ये वाली वैल्यू ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये वाली वैल्यू रखनी है याद, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्टील के लिए। बोलो भाई लोग। हाँ बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। आसान काम है। Compressibility of water is 5 into 10 to the power minus 10 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ऐसे रखिए। फाइंड डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 ml of water when subjected to 15 megapascal प्रेशर। 100 ml पानी लिया मैंने और उस पे 100 मेगापास्कल इतना प्रेशर लगाया, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा, और उसकी कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है मुझे। ऐसा है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? So कौन सा? minus delta V upon delta PV. भाई ये कितना होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी होता है क्या? यस Yes, सर। और sir. कंप्रेसिबिलिटी इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इतना हो गया क्या? यस Yes, सर। sir. एक माइनस भी है। माइनस। Minus. मुझे क्या पूछा? डेल्टा वी पूछा है क्या? यस सर। Hmm.
माइनस के डेल्टा पी इंटू वी, ऐसा हो जाएगा क्या? यस सर। 5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू डेल्टा पी कितना हो गया? 15 मेगा। मेगा कितना होता है? 10⁻6। ठीक है, इंटू वॉल्यूम कितना? 100 ml ही ले लूँ इसको, क्योंकि आंसर फिर ml में ही आ जाएगा। इधर भी तो वॉल्यूम रखा है ना, ml में ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना हो गया भाई? 75 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100। अच्छा 100 भी तो था, तो 2 हो गया ये ना, वो सही है। कितना हो गया भाई? Yes, sir. 0.75 ml इज इक्वल टू डेल्टा वी। ठीक है ना, नेगेटिव का मतलब क्या है? समझे क्या? Yes, sir. तो 100 ml पानी पे जब मैं इतना भयानक प्रेशर लगाऊंगा तो उसमें जो डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा वो 0.75 ml होगा। तो क्या तुम्हें लगता है बहुत बड़ा चेंज है क्या? नो सर। तो इतना प्रेशर लगाने पे 1 ml चेंज भी नहीं आया, इतना सा चेंज हुआ है बस। ठीक है, ओके सर। फाइन। तो भाई ये हो गए कुछ कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन फॉर्मूलाज। ठीक है, मेरी अभी है एक और क्लास, तो मुझे निकलना पड़ेगा। एंड थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें और बची हैं इसमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।